चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। अब मैं बात करता हूँ 1.3 में एक्चुअल में हमें समझना क्या है। 1.3 के अंदर रेशनल और इनरेशनल का कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि रेशनल और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इररेशनल नंबर की, तो कंप्लीटली वो डेसिमल का एक एक्सपांसन होता है जो अंडर रूट की वैल्यूज होती है, जैसे कि अंडर रूट 5। ये क्या हो जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। अंडर रूट 3 ये भी नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है, तो ये भी क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। अब मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसके अंदर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं, जिसको पी अपॉन क्यू यानी हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि जिसके अंदर एक न्यूमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर होते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अगर किसी रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो एक डेसिमल बनता है। अब डेसिमल्स के एक्सपांसन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब कैसे टर्मिनेटिंग नेचर वाले कौन से रेशनल नंबर होते हैं, सबसे पहले उनको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल्स की, कि जैसे हमारे पास एक नंबर है जो कि रेशनल नंबर है, वो है 17/5। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.4। तो अब इसके बाद कोई भी नंबर्स नहीं आ रहा है, यानी कि 4 में ये नंबर क्या हो रहा है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब मैं बात करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर्स की। तो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर्स में अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स आप रख सकते हैं। 16/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5.3333। ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी ये नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर अंडर रूट की कोई भी वैल्यू होती है तो वो हमारा नॉन रिपीटिंग नेचर कहलाता है और वो एक इररेशनल नंबर होता है। तो क्वेश्चंस में हमें आता है कि जैसे कि इररेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या वो प्रूफ हो रहा, नहीं हो रहा है, यानी कि वो इररेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की दो कंडीशन, अगर इनमें से वो चीजें नहीं होंगी तो वो इररेशनल नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दिया गया है हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए, हमें पता है ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूफ भी तो करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की मैंने एक कंडीशन आपको बताई कि उसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हम लोग उसे रखते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में या ए अपॉन बी के फॉर्मेट में रखते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। अब उस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो कॉमन फैक्टर होगा केवल 1 ही होगा। जैसे मान लो, अगर एक मैं नंबर्स की बात करूं 5/7, तो 5 5 से डिवाइड होगा और 7 7 से डिवाइड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, ये तो है एक हमारा रेशनल नंबर, जो कि हमने मान लिया है अंडर रूट 5, क्योंकि एक रेशनल नंबर है। तो उसे जब रेशनल नंबर मान लिया है तो ए अपॉन बी के फॉर्मेट में तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो हमने मान लिया कॉमन फैक्टर इसका 1 है, और इसे हम तो दे कैन बी डिवाइडेड देम बाय द कॉमन फैक्टर, एंड इट्स ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। हमने मान लिया ए और बी को प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने किया तो ए की वैल्यू निकल के आ गई, ए इक्वल टू अंडर रूट 5b। अब देखिए, जैसे ही हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो हमारे पास नंबर क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यानी कि ये एक हमारे पास सिचुएशंस निकल के आई कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर। हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर और 5b स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है, वो 5b स्क्वायर के बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं अगली स्टेप में करूंगा तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। यस, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोई भी गलत नहीं होगा कि ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि जो ए स्क्वायर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, और ये दोनों नंबर एक्चुअल बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। इट कैन बी सेड ए इज ए डिविजिबल बाई 5। हम कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम ए
इंटू ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ए क्या होगा 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। जब ए 5 से डिविजिबल होगा, जब ए 5 से डिविजिबल होगा तो हम ये मान लें कि ए अपॉन, जैसे मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि ए हमारा क्या है 5 से डिविजिबल है, तो हम मान लेंगे ए इक्वल टू 5 के। ए और भी तो नंबर से डिविजिबल हो सकता है, यानी कि 5 के वो कोई ना कोई मल्टीपल होगा, या 10 हो सकता है, के की जगह पे हम 10 रखते हैं, 15 रख सकते हैं, लेकिन अगर 20 रखेंगे तो 100 हो जाएगा ये, यानी ये नंबर क्या होगा 100 से डिविजिबल भी हो सकता है। यानी हम के मान लेंगे कोई भी नंबर, जैसे हमने के फॉर्मेट में माना कि के एक हमारा इंटीजर है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आएगी 5k² इक्वल टू 5b², यानी कि जो b² होगा यहाँ पे, इट मीन्स क्या b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 की, जो हमारा b² होगा वो भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन जो a अपॉन b के फॉर्मेट में हमने माना, इन दोनों के बीच में जो कॉमन निकल के आ रहा है वो 5 निकल के आ रहा है। जब कॉमन निकल के आ रहा है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि जो हमारा फैक्ट कह रहा था कि ए और बी क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कॉमन फैक्टर तो 5 निकल के आ रहा है। यानी कि ये सिचुएशन इसको क्या कर रही है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब ये सिचुएशंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 को हम p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया है, प्रूफ करना है कि 3+2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल। अब हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो हम देखेंगे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम उसी कंडीशंस के बेस पे हम लोग इसको भी करेंगे, ए अपॉन बी मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने रेशनल माना ऑलरेडी। ए अपॉन बी हमने मान लिया, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 5 की वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास ये आ गया। जैसे ही हमने अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पे निकाली तो हमारे पास क्या निकल गया है, जैसे हमने अंडर रूट 5 निकाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अगर हमने अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है तो 1/2 आ गया, और ये इनके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर तो आना नहीं चाहिए, अगर कॉमन आ रहा है यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जा रहा है इनके बीच में, तो हम कह सकते हैं विल ऑल्सो रेशनल, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज अ रेशनल। अगर कॉमन आ रहा है तो ये एक रेशनल होगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि हमने रेशनल माना था। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो एजम्पशन था कि 3+2 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल इज फॉल्स, क्योंकि ये रेशनल तो हुआ नहीं। अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो ये नंबर क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये नंबर क्या है इरेशनल नंबर है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स इरेशनल नंबर है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी यूज करेंगे, अंडर रूट 1/√2 दिया हुआ है इज रेशनल, तो हम यहाँ पे देखेंगे वी कैन फाइंड टू को प्राइम्स इंटीजर्स, यहाँ पे दो को प्राइम्स हमने इंटीजर्स फाइंड आउट किए ए अपॉन बी के फॉर्मेट में, और ए अपॉन बी के फॉर्मेट में हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली कि अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे बी अपॉन ए भी हो सकती है, तो बी अपॉन ए इज अ रेशनल और ए बी इसके क्या होंगे इंटीजर्स होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 इज अ रेशनल, जो कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अंडर रूट 2 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका फैक्ट जब इसके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि अंडर रूट 2 क्या होगा इरेशनल होगा, तो हमारा एजम्पशन क्या कह रहा है, हमारा जो एजम्पशन था जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया, तो ये अंडर रूट 2 क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसमें हम डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही तो आएगा। देखिए अब अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 दिया है तो हम मान लेंगे कि ये सेम चीज है, सेम वही चीज यहाँ भी करनी है हमें। 7 अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, और अंडर रूट 5 की वैल्यू हमने निकाली तो हमने देखा कि यहाँ पे इनके बीच में तो कुछ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, 7 इसका मल्टीपल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो रेशनल होना चाहिए था अंडर रूट 5 को, लेकिन ये अंडर रूट 5 रेशनल नहीं है, चूंकि तो इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, तो हमारा एजम्पशन जो कहता है कि ये फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है इरेशनल नंबर है। अब देखिए 6 + अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर हमने माना, जो कि इरेशनल प्रूफ करना था। सेम वही कंडीशन यहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू हमने निकाला, हमने देखा कि यहाँ पे ए और बी एक इंटीजर्स हैं और ए अपॉन बी -6 इज ऑल्सो अ रेशनल, ये रेशनल फॉर्मेट में आ रहा था, हम कह सकते हैं कि अंडर ये जो रेशनल है
तो अंडर रूट टू भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन ये इसे इरेशनल नहीं होना चाहिए, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट टू इज ए रेशनल नंबर, तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। फॉल्स हो रहा है यानी कि ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर